मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़, जैसा चाहे वैसा मोड़। अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। एक बार पुनः मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार उन परीक्षार्थियों के लिए जो सीटेट 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने के आकांक्षी हैं, उनके लिए लगातार मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। और ये प्रश्न इस तरीके के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की और भी सारी वीडियोस बिना मेहनत के आसानी से प्राप्त होती रहे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के फिर से हाजिर हैं। प्रश्न नंबर 1, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए चोल वंश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चंदेल वंश द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राजपूतों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी चालुक्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंदेल वंश द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये जो है भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मुगल अपनी मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर, यहां पर संवाददाता हो गया है, इसकी जगह पर आप कर लेंगे संबद्धता। ये क्या है दोस्तों? संबद्धता यानी कि जुड़ाव। यहां पे संबद्धता है, संबद्धता को आप जुड़ाव भी समझ सकते हैं, के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल देते थे। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे अपनी पितृवंशीय संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी, तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था। ऑप्शन नंबर सी, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी, तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा कि मुगल जो थे मंगोल वंश से भी संबंधित थे और तैमूर वंश से भी संबंधित थे, लेकिन वो वरीयता अधिक तैमूर वंश को देते थे। उसका कारण क्या था? तो इनमें से आपको आंसर पर टिक करना है। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसमें सही है आपके अनुसार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा इसका क्या कारण था कि मुगल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल देते थे। इसका कारण मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। मंगोल जो थे उज्बेकों से संबंधित थे। मुगल 2 महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी ने पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। इसका कारण यह था कि तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और इस कब्जे की वजह से ही तैमूर के वंशज होने का दावा किया करते थे मुगल लोग। उनके लिए यह गौरव का क्षण था। जबकि मंगोलों के साथ जो है भी उनका इतिहास माता की तरफ वाला मिलता है, लेकिन मंगोल जो उज्बेकों से संबंधित थे, उज्बेकों की दुश्मनी रहा करती थी मुगलों से।
इसीलिए जो है वो तैमूर के वंशज होने में उनको ज्यादा खुशी का अनुभव हुआ करता था। प्रश्न नंबर 3, महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए, गांव के मुखिया को। ऑप्शन नंबर बी, जमींदार को। ऑप्शन नंबर सी, तालुकदार को। ऑप्शन नंबर डी, रैयत को। महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गांव के मुखिया को। और मैं आपको बता दूं, इस व्यवस्था को एक अंग्रेज था जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी नाम का अंग्रेज था जो इस व्यवस्था को लागू किया था, और इसको 1822 में जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया। और ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भाग जो था वो महालवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। अगर इलाकों की बात की जाए तो इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी उसके बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, और ज्यादातर हिस्सा जो है इसमें उत्तर प्रदेश का था, और इसके अलावा जो है इसमें पंजाब का भी हिस्सा था। तो इस तरीके से जो है मतलब गांव के मुखिया को महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, और सबसे पहले इस व्यवस्था को लाने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी, भारत धर्म महामंडल। ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म सभा। ऑप्शन नंबर डी, सिंह सभा। यानी कि ऐसा सामाजिक सुधार संगठन जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिंह सभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है वासजेस। ऑप्शन नंबर बी है हिमालय। ऑप्शन नंबर सी है यूराल। ऑप्शन नंबर डी है माउंट किलिमंजारो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूराल पर्वत जो है ये अपने आप में एक पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए, अरावली श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी, विंध्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी, दक्कन का पठार। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कहां कहां से गुजरती है? मतलब कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य श्रृंखला। और कर्क रेखा कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरीके से इस प्रश्न के साथ आपके कई सारे प्रश्न तैयार हो गए। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलोद्यान कहा जाता है। मतलब उसकी वजह क्या है कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। और इससे क्या होता है कि यहाँ संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों का उत्पादन होता है। इसीलिए इसे इन फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कर लेंगे किस। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस, ऑप्शन नंबर बी सेंट पीटर, ऑप्शन नंबर सी सेंट पॉल, ऑप्शन नंबर डी सेंट फ्रांसिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस। ये ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से सेंट थॉमस नामक का संत जो है भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 9, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एकतंत्रीय, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी अबंधता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक, यानी कि एक प्रतिनिधि सरकार कही जाती है एक लोकतांत्रिक सरकार। प्रश्न नंबर 10, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय, ऑप्शन नंबर बी संघीय, ऑप्शन नंबर सी अध्यक्षीय, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संघीय। जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो ऐसी शासन प्रणाली को संघीय कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडित या पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी उन्होंने एक पुरोहित बनाकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की, ऑप्शन नंबर सी वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, ऑप्शन नंबर डी वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रमाबाई जो थी वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, इसीलिए उनको पंडित या पंडिता की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, ये सामान्य की जगह जो है समानता है, ये सामान्य की जगह आप समानता कर लेंगे, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है टाइप करने में। समानता, तो समानता लगने पर जो है प्रश्न ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है। विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना, ऑप्शन नंबर बी खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिबद्ध खड़े होना, ऑप्शन नंबर डी लोगों का सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए प्रतिबद्ध खड़े होना। तो
इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधानसभा मतदान के दौरान व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना जो है ये सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 13, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर बी आर सच्चर, ऑप्शन नंबर सी पी के थगौन, ऑप्शन नंबर डी डी एस काठारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर सच्चर, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता करने वाले आर सच्चर थे, यानी कि आर सच्चर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता आर सच्चर ने की थी, और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो है मतलब मुसलमानों के बारे में जो प्रचलित गलतफहमियां थी उनको उजागर किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी विशेष क्षमता वाले अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के मताधिकारों के लिए, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकारों के लिए, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, ऑप्शन नंबर बी अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ज्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सही कर सकते हैं, यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। यह भी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण जीविका, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी गांधी स्वराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सूरत हुंडी, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर डी नागभट्ट की प्रशस्ति। यानी कि प्राचीन भारतीय कला को समझने का जो प्राथमिक स्रोत है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा में गढ़कटंगा के गौंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। और ये किताब जो है
अकबरनामा ये अकबर की जीवनी है और इसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। औपनिवेशिक काल में विधवा यानी कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन नंबर डी, जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया, यहां तक कि रूढ़िवादी तबके ने तो इसकी प्रशंसा भी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, यानी कि प्रश्न नंबर 21, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश में नापा जाए? तो आप ये डिग्री कट कर लेंगे, ये अंश है यहां पे। यदि विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को मापा जाए तो अंश में क्या होगी? ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 अंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। ऑप्शन नंबर बी, महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। ऑप्शन नंबर डी, किसी क्षेत्र में वायु प्रभाव पर दबाव की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु ये पवन का वर्णन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरायूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? ऑप्शन नंबर ए, पद्माशाली। ऑप्शन नंबर बी, देवंग। ऑप्शन नंबर सी, पाडिका। ऑप्शन नंबर डी, सालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सालिया, या इसे सलिया भी कहा जाता है। तो ये लोग जो है चोल वंश के शासन के दौरान मतलब मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार किया करते थे। और चोल साम्राज्य जो है ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक इसने जो है शासन किया। ये एक हिंदू साम्राज्य था। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी? यानी काश्तकार का चाबुक लिखने वाला निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी, पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा राव फुले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, काश्तकार का चाबुक लिखने वाले जो थे ज्योतिराव फुले, यानी कि इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं ज्योतिराव फुले। और ज्योतिराव फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी 1873 में। एक पुस्तक इनकी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुलामगिरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्दों के लिए वायोवृद्धि गांधीवादी पोटी श्री रामलू की मृत्यु हुई?
मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कौन से, यहाँ पे से कर लीजिएगा, यानी कि कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध, बायो नहीं, ये वयोवृद्ध होगा, वयोवृद्ध गांधीवादी पोटू श्रीरामलू की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ए, वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी, वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी, वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो है भाषा के आधार पे जो है राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 26, इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण, पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, किसने अनेकता में एकता का विचार किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अनेकता में एकता का विचार किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो स्वयं जवाहरलाल नेहरू हैं, और उसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है। यानी किसमें? भारत की खोज, इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का वर्णन किया है, अनेकता में एकता का विचार दिया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर वी है, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी सरपंच, ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सरकार। यानी कि जो सरकार होती है वो ग्राम पंचायत के सचिव की जो है नियुक्ति करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी जनता, ऑप्शन नंबर डी अभिजात वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जनता। यानी कि एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है वो स्वयं जनता है। प्रश्न नंबर 30, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि हकीम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न में जो है इनमें से कोई नहीं है, जो कि ई आंसर होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। अब ये क्या है ये हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, यानी कि अनुच्छेद 22, वो हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत 4 आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है। और कहने का मतलब है तो इस तरीके से जैसे इसमें दिया गया है ना कि किस
अनुच्छेद के अंतर्गत, सॉरी, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये प्रश्न पूर्णतः सही है और इसके ऑप्शन भी ठीक है। मैंने जो जानकारी दी वो भी ठीक है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि हकीम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें। मतलब क्या है कि अनुच्छेद 21 जो है कि नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें उसके स्वास्थ्य का भी अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो इस कारण जो है हकीम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया, क्योंकि ये मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पश्चिम बंगाल की सरकार को हकीम शेख को स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दिया गया। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न थे और ये 30 प्रश्न जो हैं वो प्रश्न थे जिनको सीटेट की परीक्षा में विगत के वर्षों में पूछा गया है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपका बहुत बहुत आभार। और एक नई वीडियो के साथ, नई एमसीक्यूज के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।